तो स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की एप्लीकेशंस में एक और कंडीशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एंड दैट इज कोलिजन। बच्चों, जब बात कोलिजन की आती है तो कई सारे मिसकॉन्सेप्शंस हमारे दिमाग में होते हैं। आइए हम लोग उन्हीं को बारी बारी से क्लियर करते हैं कि एग्जैक्टली कोलिजन क्या फिनोमेना है। बच्चों, हम लोग मानकर चल रहे हैं कि कोई भी दो बॉडीज आपस में कोलाइड कर रही हैं, कोई भी दो बॉडीज आपस में कोलाइड कर रही हैं, ऐसा हम लोगों ने कंसिडरेशन लिया है। तो बच्चों, जब दो बॉडीज आपस में कोलाइड कर रही है तो ड्यूरिंग द कोलिजन ये आपस में एक दूसरे पर जो भी इंटरैक्टिव फोर्स लगाएंगी, इस फोर्स की वैल्यू वहां प्रेजेंट कोई भी दूसरे फोर्सेस के रिस्पेक्ट में अगर बहुत ज्यादा है, जिसको अपन बोल सकते हैं रिलेटिवली लार्ज, एंड बिकॉज ऑफ दिस इंटरैक्शन फोर्सेस अगर उन बॉडीज के मोमेंटम में चेंज हो जाता है तो हम वहां पर बोलेंगे कि इन दोनों बॉडीज के बीच में कोलिजन हुआ है। बच्चों, जो मैंने बोला उसको एक बार छोटा सा डिस्कशन से हम लोग क्लियर करते हैं। मानकर चलिए बच्चों कि यहां पर ये दो स्फेरिकल बॉडीज हैं और ये आपस में कोलाइड कर रही है लाइक दिस। अब बच्चों, जब ये कोलाइड कर रही है तो मैंने क्या मान लिया, इन दोनों को अपना एक सिस्टम कंसीडर कर लिया। ठीक है, इन दोनों को हमने अपना एक सिस्टम कंसीडर कर लिया। अब बच्चों, ये आपस में जब कोलाइड करेंगे तो मान लीजिए फिजिकली इनके बीच में कांटेक्ट हो रहा है, तो आप जानते हैं कि बिकॉज ऑफ कांटेक्ट इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो कौन सा होगा, नॉर्मल रिएक्शन। बिल्कुल। तो बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन कैसा हम लोग अप्लाई करेंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर के साथ, क्योंकि थर्ड लॉ हमेशा फॉलो होता है। तो मान लीजिए फर्स्ट बॉडी ने सेकंड पे नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा आगे, तो सेकंड ने फर्स्ट पे नॉर्मल रिएक्शन लगा दिया पीछे। अब बच्चों ऑब्जर्व कीजिए कि ये पूरा हमारा एक सिस्टम है, तो नॉर्मल रिएक्शन हो गए सिस्टम के अंदर के फोर्सेस यानी कि इंटरनल फोर्स। और आप जानते हैं कि इंटरनल फोर्स सिस्टम के मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकते, हां बट इंडिविजुअल बॉडी के मोमेंटम को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल बॉडी पर फोर्स प्रेजेंट है। पर अगर इन दोनों बॉडीज को एक कंबाइंड सिस्टम ले ले तो सिस्टम के अंदर जितने मैग्नीट्यूड का फोर्स आगे उतना पीछे, तो नेट फोर्स, इंटरनल फोर्स विद इन अ सिस्टम कितना हो गया, जीरो। तो ध्यान रखें कि अगर मैंने वहां पर एक स्टेटमेंट बोला था कि इनके बीच में ये जो इंटरैक्टिंग फोर्स लग रहा है ये अगर रिलेटिवली लार्ज हो एज कंपेयर टू अनदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए ड्यूरिंग द कोलिजन इवेंट मे बी पॉसिबल यहां पर ग्रेविटी फोर्स प्रेजेंट हो। और आप अच्छे से जानते हैं कि कोलिजन का जो इवेंट होता है वो बहुत कम टाइम के लिए, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड या इंस्टेंटेनियस होता है, 10⁻23 सेकंड। तो इतने कम टाइम इंस्टेंट के लिए या टाइम इंटरवल के लिए ये जो mg है वो इनके मोमेंटम में कोई बहुत मेजर या सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं कर सकता। इसलिए हम लोग इसकी प्रेजेंस को इग्नोर करके केवल इन्हीं फोर्सेस को वहां पे कंसीडर करते हैं, और ये इंटरनल है जिसकी वजह से सिस्टम के मोमेंटम को चेंज नहीं कर सकते। तो कोलिजन की एक फिनोमिना में हम लोगों ने डिस्कस किया कि दो बॉडीज मान लीजिए आपस में टकरा रही है, बिकॉज ऑफ देयर रिलेटिवली लार्ज इंटरैक्टिंग फोर्सेस उनके मोमेंटम में अगर चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे कि वो आपस में कोलाइड कर रही है। और सर यहाँ पर बच्चों को भी एक डाउट कई बार होता है, बच्चे सोचते हैं कि जब कोलिजन हो रहा है तो वाकई में दोनों बॉडीज एक दूसरे को टच कर रही हैं। हाँ, क्या ये नेसेसरी है कि हर बार बॉडीज को टच करना हो तभी कोलिजन कहलाएगा? बिल्कुल। देखिए बच्चों, सर ने एक बहुत अच्छा थ्योरेटिकल क्वेश्चन रखा है सामने, जो जनरली हमारे क्वेश्चंस का पार्ट भी होता है कि क्या कोलिजन के लिए दो बॉडीज का फिजिकली कांटेक्ट होना जरूरी है? तो आपका आंसर है नॉट नेसेसरी। एग्जैक्टली। अगर दो बॉडीज फिजिकली कांटेक्ट में आ रही है ये भी एक सिचुएशन होती है, पर अगर दो बॉडीज फिजिकली कांटेक्ट में आए बिना भी अगर उनके मोमेंटम्स में या कुछ केसेस में उनके शेप्स में अगर चेंज हो रहा है तो भी हम लोग बोलेंगे कि उनके बीच में कोलिजन हुआ है। सर एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप बताएं बच्चों को, जिसको अपन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। एग्जैक्टली सर। बच्चों आपने क्या देखा है कि जब भी जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो न्यूक्लियस की तरफ जाते हैं तो कुछ पार्टिकल्स तो एग्जैक्टली 180 डिग्री डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, कुछ किसी एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो क्या वहां पर एक्चुअली में किसी चीज का कांटेक्ट हुआ, क्या फिजिकल कांटेक्ट हुआ क्या? नहीं, वो वहां पर जो रिपल्सिव फोर्सेस के कारण उनके कारण अपने मोमेंटम को चेंज कर लेते हैं या अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं। तो बच्चों यहां से ही वो चीज कंसेप्ट आता है कि कोलिजन या फिर इंपैक्ट। कोलिजन को एक नाम और दे सकते हैं अपन, इंपैक्ट। तो उस बॉडी पे जो इंपैक्ट हुआ ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स इज आल्सो अ पार्ट ऑफ कोलिजन। इसका मतलब हम लोग सर ये बोल सकते हैं कि कोलिजन के लिए फिजिकल कांटेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और अगर यहां पर हम लोग बोले कि कोलिजन के लिए फिर नेसेसरी क्या है, हाँ। तो अपन क्या इतना सा बोल सकते हैं कि इंटरैक्टिंग बॉडीज के मोमेंटम में या कई कबार उनके शेप्स में चेंज अगर हो जाए, हाँ। तो डेफिनेटली उनके बीच में इंपैक्ट हुआ है, इंपैक्ट हुआ है या कोलिजन हुआ है। हाँ, मतलब जनरली अपन यहाँ की बात करें जो अपने को डिस्कशन करना है उसमें अपन बोल देंगे कि इंटरैक्टिंग बॉडीज का मोमेंटम अगर चेंज हो रहा है, एग्जैक्टली, तो इसका मतलब उनके बीच में कोलिजन हुआ है। और बच्चों जैसा आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम,
कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अपन क्या कहते थे कि जो इंटरनल फोर्सेज है वो उनका समीशन जीरो हो गया, तो नेट इंटरनल फोर्स कैसी है, जीरो है। तो क्या वहां पर अपन इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल्स को अपन इक्वल करते थे, बट जस्ट बिफोर द इवेंट एंड जस्ट आफ्टर द इवेंट। तो बच्चों सेम टू सेम अपन कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का कोलिजन हो हमेशा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा। तो जस्ट बिफोर द इवेंट जो मोमेंटम होगा और जस्ट आफ्टर द इवेंट जो मोमेंटम होगा वो हमेशा इक्वल होंगे। तो सर हम लोग यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं बच्चों के लिए कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक स्टेप तो आपकी फिक्स है। एग्जैक्टली। कैसा भी कॉलिजन का क्वेश्चन देखो, आप कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो अप्लाई करना ही करना। मतलब अगर आप एक स्टेप में अगर सॉल्व कर रहे हैं तो आप COLM उसमें अप्लाई। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। तो बच्चों एक स्टेप तो बनकर तैयार हो गई किसी भी क्वेश्चन की। कॉलिजन है तो COLM हम जरूर लगाएं या उसके बारे में जरूर सोचें जैसा भी क्वेश्चन में हमको दिया है उसके अकॉर्डिंग। एग्जैक्टली। तो बच्चों हम लोगों ने जो डिस्कस किया, आइए उसको हम लोग बारी बारी से यहां पर एक बार रीड कर देते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है इंपैक्ट और कॉलिजन is the interaction between two bodies during very small duration in which they exert relatively large force on each other। relatively large मतलब दूसरों के रिस्पेक्ट में जो भी फोर्स इंटरेक्टिंग फोर्स है वो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा होगी। सेकंड पॉइंट है बच्चों, इंटरेक्शन फोर्स ड्यूरिंग एन इंपैक्ट और कोलिजन आर क्रिएटेड आइदर ड्यू टू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जैसा आपने सीखा था फिजिकल कॉन्टैक्ट, और स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स फील्ड्स जो रिपल्शंस होते हैं सेम चार्जेस के बीच में भी, और सम कनेक्टिंग लिंक्स। तो इन सारी चीजों के कारण जो इंटरेक्टिंग फोर्सेस है उन्हीं के कारण कोलिजन हो रहा है। बिल्कुल। नेक्स्ट लिखा हुआ है एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन द मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंटरैक्टिंग बॉडीज। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज नोटिस कीजिएगा कि मोमेंटम किसका चेंज हुआ है, इंटरैक्टिंग बॉडीज का, सिस्टम का नहीं। सिस्टम का मोमेंटम हमेशा कैसा रहेगा, कंजर्व। जो बॉडीज इंटरैक्ट कर रही है उनका इंडिविजुअल मोमेंटम आपस में चेंज हो सकता है। बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्सेज इन्वॉल्व इन अ कोलिजन आर एक्शन रिएक्शन पे। जैसा जस्ट आपको सर ने डायग्राम से समझाया था, पूरे सिस्टम के अंदर जो दोनों बॉडीज में फोर्सेज होंगे वो एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे, दैट इज द इंटरनल फोर्सेज ऑफ द सिस्टम। बिल्कुल। और लास्ट में बच्चों जैसा कि सर ने भी आपको बताया, लिखा हुआ है द टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड इन एनी टाइप ऑफ कोलिजन, व्हाटएवर बी द टाइप ऑफ कोलिजन, मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व्ड। बिल्कुल। तो बच्चों यहां पर अपन उसी चीज को एक एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं और समझते हैं कि वहां पर कैसे इंपल्सिव फोर्सेस आती है, कैसे ऑब्जेक्ट के अंदर चेंजेस आते हैं, कैसे उनकी वेलोसिटी चेंज होती है, उसको डिटेल में देखते हैं। सर यहां पर हम लोग इंपल्सिव फोर्स इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि बहुत ही कम टाइम में जो फोर्सेस वहां पर हैं वो मोमेंटम को चेंज कर देते हैं। इसलिए जो फोर्सेस हैं वो उनके इंपल्सिव इफेक्ट। एग्जैक्टली। और सर वही चीज अपन अब नेक्स्ट उसमें भी यूज करने वाले हैं। बिल्कुल सर। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर अपन दो बॉल्स कंसिडर करते हैं और इन दोनों का जो मास है वो m और इसका भी m मान लेते हैं, चलो ma mb, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है ua और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है ub। बच्चों एक चीज बताना, अगर इन दोनों बॉडीज के बीच में कोलिजन होना है तो कोलिजन कब होगा, जब किसकी स्पीड किससे ज्यादा हो। बच्चों दोनों सेम डायरेक्शन में। हाँ, तो सर सेम डायरेक्शन में अगर चलते हुए कोलाइड कर रही है तो बैकवर्ड यानी कि ma पार्टिकल की जो ये वेलोसिटी है वो इससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी कोलिजन होगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर ये तेज चल रहा होगा तो ये तो आगे भाग जाएगा। बिल्कुल, पीछे वाला तेज चलना है। एग्जैक्टली। तो बच्चों सबसे पहली कंडीशन कि यहाँ पर जो ua है वो मोर देन है ub से। बिल्कुल सर। तो बच्चों अपन यहाँ पे कह सकते हैं ua इज मोर देन ub, तब जाके इनके बीच में कोलिजन होगा। अब बच्चों कोलिजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जब ड्यूरिंग कोलिजन की बात कर रहा हूं बच्चों, ये जो कंडीशन है जस्ट बिफोर कोलिजन की है। अब ड्यूरिंग कोलिजन क्या आ रहा है उसको अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं। क्या जब ये बॉल टकराएंगी तो जिस इंस्टेंट पे इनके बीच में कांटेक्ट बना, बस मैं वो डायग्राम बना रहा हूं कि इनके बीच में बस यहाँ पर कांटेक्ट बना तो इसका मतलब ये हुआ कि उस कंडीशन में यहाँ पर तो अभी भी ये ua था और ये ub था, मतलब जस्ट टकराने के छोटे से पहले, इंस्टेंट के पहले। बिल्कुल सर। अब बच्चों ua बड़ा है ub से, तो क्या ये वाली जो बॉल है a वाली बॉल इसको आगे ये b वाली को धक्का देगी आगे। बिल्कुल। और धक्का देने का मतलब हो गया फोर्स, धक्का देने का मतलब क्या हो गया, फोर्स। और बच्चों जो अपन कहते हैं कि यहाँ पर जो इंटरेक्शन टाइम है बहुत छोटा सा है, तो क्या वो फोर्स इंपल्सिव फोर्स होगी जो सर ने बोला था। बिल्कुल। इसका मतलब यहाँ पर कोई ना कोई इंपल्सिव फोर्स आ जाएगी। अब बच्चों होगा क्या ये a वाली b को धक्का देगी तो b का जो शेप है उसमें हल्का हल्का परिवर्तन आएगा, डिफॉर्मेशन आएगा। एग्जैक्टली। और सर कुछ देर पहले अपन ने पढ़ा फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बिल्कुल। अगर a b को धक्का देगा तो b भी a को धक्का देगा। डेफिनेटली। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो शेप होंगी वो यहां से कुछ ऐसी डिफॉर्म हो जाएगी। बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैंने कुछ स्ट्रेट लाइन ऐसे बनाई है। हाँ। तो इसका मतलब जो दोनों की शेप से, मान लो दो आपके हाथ में दो बलून है, उन बलून को आप चिपका दो, क्या बीच में हल्के से फ्लैट हो जाएंगे। बिल्कुल सर। तो यहाँ पर ये कुछ फ्लैट हो जाएंगे। अब फ्लैट क्यों हुआ समझना, क्या पहली a वाली बॉडी ने b पर इधर फोर्स लगाया
और बी ने ए पर रिएक्शन फोर्स पीछे की साइड लगाया। बिल्कुल सर। इसका मतलब ए और बी पे कुछ फोर्स ऐसे लग रहे हैं। अब बच्चों जब फोर्स ऐसा लग रहा है तो ये क्या बी की जो स्पीड पहले यूबी थी, अब वो धीरे धीरे फोर्स भी उसी सेम डायरेक्शन में, तो यह यूबी बढ़ना चालू हो जाएगी। और बच्चों ये यूए है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो क्या धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होने लग जाएगी। बिल्कुल सर, यूबी बढ़ेगा और यूए कम होगा। तो सर यहां पर अपन कह सकते हैं कि ये फोर्स यहां पर बॉल्स को डिफॉर्म कर रही है या रिफॉर्म कर रही है। सर अभी तो ये डिफॉर्म कर रही है। तो बच्चों यहां पर अपन नाम देंगे दिस इज डिफॉर्मिंग फोर्स। इसका मतलब यहां पर डिफॉर्मेशन हो रहा है, उनकी शेप में चेंज आ रहा है, इससे अपने क्या कह दिया डिफॉर्मेशन। तो बच्चों ये जो फोर्स लगी उसको कह दिया डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण यूए की स्पीड कम होगी और यूबी की स्पीड बढ़ेगी। बच्चों ऐसा तब तक होता जाएगा जब तक दोनों की स्पीड क्या ना हो जाए इक्वल। बच्चों जैसे दोनों की स्पीड इक्वल होगी तो क्या दोनों के बीच में क्या कह सकते हो कि दोनों ने कोई एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं डाला, दोनों एक साथ चल रहे हैं बस। फॉर एग्जांपल मान लो दो ऑब्जेक्ट एक साथ आप रिलीज कर दो यहां से, तो अगर दोनों की स्पीड सेम है तो दोनों के बीच में एक मामूली सा एयर गैप आ जाएगा। इसका मतलब वहां पर कोई किसी को फोर्स नहीं लगा रहा होगा। इसका मतलब ये हुआ जिस कंडीशन में दोनों की स्पीड कुछ v और v हो गई उस केस में डिफॉर्मेशन बंद हो जाएगा। हाँ सर, इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि मानकर चलो ये धीरे चल रहा था, ये तेज चल रहा था, बिल्कुल, तो ये इसको तब तक दबा रहा होगा जब तक कि दोनों की वेलोसिटी सेम ना हो। क्योंकि जैसे ही दोनों की वेलोसिटी सेम होगी अब पीछे वाला इसको आगे पुश नहीं कर सकता। बिल्कुल सर। तो बच्चों मैंने क्या बोला, दोनों की स्पीड क्या हो जाए v और v, तब तक डिफॉर्मेशन होगा। जैसे इक्वल वेलोसिटीज हुई इनका डिफॉर्मेशन बंद हो जाएगा। तो बच्चों मैं उसी डायग्राम को यहां बनाता हूं कि अब दोनों के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, बस दोनों की स्पीड क्या हो गई v और v, ये डिफॉर्मेशन फोर्स हट गए। अब बच्चों हुआ क्या अब आपने बॉल्स को पिचक गई या बलून्स पिचक गए। अब जैसे ही उनके ऊपर फोर्स लगना बंद हुई, क्या ड्यू टू इलास्टिक फोर्सेस वो वापस अपनी शेप को रिगेन करने की कोशिश करेंगे। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। बिल्कुल सर। तो बच्चों जैसे वो अपनी शेप को रिगेन करेंगे, बताओ ये इस साइड से पिचका था, ये पहला पार्टिकल इस साइड से पिचका था, तो क्या रिगेन भी इसी साइड करेगा। बिल्कुल सर। अगर ये एक्सपेंड करेगा तो फोर्स लगाएगा आगे बी के ऊपर, अगर बी एक्सपेंड करेगा तो फोर्स लगाएगा ए के ऊपर। तो बच्चों पहले यहां तक तो डिफॉर्मेशन हो रहा था, अब जैसे ही ये अपनी शेप को रिगेन करेंगे रिफॉर्मेशन। बिल्कुल सर। तो ये बी अपने आप को रिगेन करेगा तो इधर फोर्स लगाएगा और ए रिगेन करेगा तो वो बी पे आगे फोर्स लगाएगा। बच्चों फोर्सेस का डायरेक्शन सेम है, पर एक बात तो डिफॉर्मेशन के कारण हो रहा था, अब वो फोर्स रिफॉर्मेशन फोर्स कहलाएगा बिकॉज यहां पर रिफॉर्मेशन हो रहा है, अपनी शेप को रिगेन कर रहे हैं। तो बच्चों यहां पर अब जो बी की वेलोसिटी v और v थी, अब उनके पास फोर्स भी आ गया। तो सोचो इसकी वेलोसिटी v थी, फोर्स भी सेम डायरेक्शन में, क्या ये v की वैल्यू बढ़ेगी। यहां पर v इधर था और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या v की वैल्यू कम होगी। तो बच्चों अब जो a है उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, b की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और ये तब तक होता जाएगा जब तक दोनों के बीच का कांटेक्ट टूट नहीं जाता। और जैसे ही दोनों के बीच का कांटेक्ट टूट गया, इनके बीच का कोलिजन खत्म हो जाएगा और जो a बॉडी b बॉडी दोनों से दूर हो जाएगी। अब ये हो जाएगा vb और ये हो जाएगा va, सच दैट vb इज मोर देन va। सोचो बच्चों जैसे ही ये वेलोसिटी v की वैल्यू हल्की सी बढ़ी और इसकी वेलोसिटी हल्की सी कम हुई, दोनों के बीच कांटेक्ट ही छूट जाएगा बिकॉज वो आगे तेजी से भाग जाएगा। तो इसका एक एग्जांपल दे देता हूं कि अगर यहां पर दोनों के बीच की वेलोसिटी 10 और 10 थी मीटर पर सेकेंड में, और जैसे ही ये वाली वेलोसिटी 11 हुई और ये वाली 9 हो गई, क्या ये तेजी से आगे भाग जाएगा और ये पीछे जाएगा और कोलिजन टूट जाएगा, और कोलिजन टूटते ही vb बड़ा हो गया, va छोटा हो गया। तो बच्चों ये जो सब कुछ प्रोसेस है ये ड्यूरिंग द कोलिजन है, दिस इज जस्ट बिफोर द कोलिजन एंड दिस इज जस्ट आफ्टर द कोलिजन। बिल्कुल। तो सर यहाँ पर अगर हम लोग एक सिचुएशन क्रिएट कर दें या एक कंडीशन हम लोग आंसर दे दें कि पहले इसका मोमेंटम ज्यादा था, बिल्कुल, इसका मोमेंटम कम था, तो मान लो इन दोनों का सम था 10। बिल्कुल सर, ठीक है। इसका ज्यादा था, इसका कम था। बिल्कुल। आफ्टर द कोलिजन इसका कम हो गया, इसका ज्यादा हो गया, तो अब भी क्या इनका मोमेंटम पहले जितना ही रहा होगा? एग्जैक्टली सेम रहा होगा, कुछ एनर्जी एक से दूसरे में आ गई होगी। हाँ, पर इनका समेशन अगर देखें मतलब जितना पहले सिस्टम का था उतना ही बाद में सिस्टम, बस बॉडीज का आपस में कम ज्यादा हो सकता है, exactly. पर सिस्टम का हमेशा सेम रहेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बच्चों आप लोगों ने नोटिस किया ये पूरा प्रोसेस के एग्जैक्टली कोलिजन में होता क्या है। अब बच्चों इसी को हम लोग थोड़ा सा फेयरली डिस्कस कर लें कि किस तरह से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। नोटिस कीजिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ इंपल्स एंड मोमेंटम ड्यूरिंग इंपैक्ट। बच्चों याद कीजिए इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होता था, इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो वही चीज से बच्चों हम लोग एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। सबसे पहला एक्सप्लेनेशन आप नोटिस कीजिए, लिखा हुआ है नंबर 1 में, ये पहली बॉडी है बच्चों जिसका मास था ma और वो ua वेलोसिटी से मूव कर रही थी आगे की तरफ। मान लीजिए ये ua वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रही है। तो बच्चों ये पहले इंडिविजुअली अलग चल रही थी,
पर जैसे ही इंपैक्ट हुआ तो सबसे पहले सर ने क्या सिखाया, डिफॉर्मेशन होगा। और डिफॉर्मेशन में सर ने आपको बताया कि फर्स्ट बॉडी पे फोर्स कहां लगा था, पीछे। कौन सा फोर्स था, डिफॉर्मिंग फोर्स। बहुत ही कम टाइम के लिए था तो उसने अपना इंपल्सिव इफेक्ट वहां पर छोड़ा। तो बच्चों मोशन आगे की तरफ है, इंपल्सिव फोर्स पीछे लग रहा है, मतलब कि मोशन का हो गया है अपोज। तो जो वेलोसिटी पहले ua थी अब पहले से कम हो जाएगी। तो बच्चों डिफॉर्मेशन कब तक हो रहा था, जब तक दोनों की वेलोसिटी सेम ना हो जाए। तो मान लेते हैं कि वो वेलोसिटी सेम होने तक कितनी हो गई, u। तो बच्चों ये था आगे मोमेंटम, पीछे लग गया उस पे इंपल्स, तो फाइनल मोमेंटम ये हुआ कब तक, जब तक हम लोग डिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो इक्वेशन क्या थी, ma जिसमें ये है अपने पास इनिशियल मोमेंटम, अपोजिट डायरेक्शन में उस पे इंपल्सिव फोर्स लग गया तो फाइनल मोमेंटम उसका ma-u। अब बच्चों इसी सिचुएशन में अगर दूसरी बॉडी को देखें तो सर ने आपको बताया कि दूसरी बॉडी पे जो फोर्स था, नोटिस कीजिए दूसरी बॉडी जैसे इंटरेक्शन हुआ, दूसरी बॉडी पे जो फोर्स लगा था डिफॉर्मेशन के दौरान वो कहां लगा था, आगे। तो नोटिस कीजिए बच्चों दूसरी बॉडी आगे की तरफ चल रही थी किसी मोमेंटम mb-uv से, और उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स आगे की तरफ लगा जिससे इसका शेप पहले से पिचक गया। तो नोटिस कीजिए जिस डायरेक्शन में मोशन था उसी डायरेक्शन में अब इस पे इंपल्सिव फोर्स है। तो अब इसकी वेलोसिटी बढ़ना चालू हुई, और डिफॉर्मेशन कब तक होगा, जब तक इन दोनों की वेलोसिटी एक जैसी ना हो जाए। तो इसकी u है तो इसकी भी वेलोसिटी कितनी हो गई, u। तो बच्चों अब नोटिस कीजिए इस मोमेंटम में ये ऐड हो गया तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास ये वाली इक्वेशन। बिल्कुल सर। तो बच्चों अगर हम लोग सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम लिखें जस्ट कॉलिजन के डिफॉर्मेशन के दौरान, अगर हम लोग बात करें तो बच्चों इनको मैं ऐड करके लिख रहा हूं, तो ये माइनस का ये प्लस का, बच्चों ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल। तो आप ऑब्जर्व कीजिए इक्वेशन क्या बची, ये हो गया ma-ua प्लस mb-ub इज इक्वल टू, बच्चों यहां पे u कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा, ma प्लस mb-u। ये हो गया हमारे पास डिफॉर्मेशन के दौरान। बिल्कुल सर। अब बच्चों रिफॉर्मेशन में क्या हो रहा है वो देखते हैं। तो रिफॉर्मेशन के अंदर अपन वापस बात करें पहले बॉडी ए की। अगर बच्चों बॉडी ए की बात करें, क्या बॉडी ए पर ड्यूरिंग रिफॉर्मेशन उसका मोशन था राइट डायरेक्शन में, पर उसके अंदर जो फोर्स लग रहा था वो लग रहा था अपोजिट डायरेक्शन में। सोचो बी जब एक्सपेंड हो रहा था तो ए पर पीछे फोर्स लगा, तो बच्चों ये वो फोर्स है जो बी ने ए पर लगा दिया। तो जब बी ने ए पर फोर्स लगाया तो ये भी ए ही बॉडी है, पहले ए बॉडी इधर चल रही थी, एकदम से फोर्स लगा, क्या फोर्स लगते ही उसके अंदर रिफॉर्मेटिंग फोर्स लगा, इंपल्स आया, उसके कारण से उसकी जो वेलोसिटी है वो कम हो गई, उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई ma-va। तो बच्चों देखो इनिशियल मोमेंटम ma-u, उस पर कुछ इंपल्सिव फोर्स लगा, उसके कारण जो चेंजेस आए मोमेंटम में वो माइनस टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ rdt। बच्चे माइनस क्यों, डिक्रीमेंट आ रहा है, इक्वल्स टू ma-va। सिमिलरली बी बॉडी की बात करें, क्या बी बॉडी के अंदर जो मोमेंटम है वो राइट साइड ही था, रिफॉर्मिंग फोर्स भी राइट साइड थी, तो क्या वो वेलोसिटी को बढ़ाएगी, बढ़ाने का क्या हो गई mb-vb। तो बच्चों इसलिए यहां पर प्लस आया, mbu पहले था, रिफॉर्मिंग फोर्स आया, इंपल्स के कारण उसका मोमेंटम चेंज हुआ और यहां पर हो गया mb-vb। बच्चों जैसे सर ने पहले ऐड करा था वापस को ऐड कर देते हैं। ऐड करने पे क्या होगा, क्या ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहां बन जाएगा ma-u प्लस mbu। क्या अपन u कॉमन ले लेते हैं, बिल्कुल सर। तो यहां से u कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू ma-va प्लस mb-vb। तो बच्चों यहां से एक और इक्वेशन आ गई। अब सोचेंगे कि उन दोनों इक्वेशन क्या करते हैं। बिल्कुल। तो बच्चों प्रीवियस इक्वेशन नोटिस कीजिए, यहां पे थी, यहां भी इक्वेशन आ रही थी ma प्लस mb इंटू यू, और यहां भी इक्वेशन आ रही है ma प्लस mb इंटू यू। तो दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग कंपैरिजन कर दें बच्चों, तो नोटिस कीजिए हमारे पास जो इक्वेशन थी उसमें था ma-ua प्लस mb-ub इज इक्वल टू ma प्लस mb इंटू u। ये हमारे पास सबसे पहली इक्वेशन थी बच्चों, इसमें हम लोगों ने डायरेक्शंस के साथ कंसीडर कर रहे हैं। ओके। एंड सिमिलरली दूसरी इक्वेशन जो सर ने आपको प्रूफ करके बताई वो ये वाली इक्वेशन थी। बच्चों इन दोनों इक्वेशंस में अगर हम लोग इन दोनों का कंपैरिजन कर दें क्योंकि सिमिलर है, तो बन जाइए ये बच गया अपने पास इनिशियल मोमेंटम जस्ट बिफोर द कॉलिजन, और ये क्या हो गया, फाइनल मोमेंटम जस्ट आफ्टर द कॉलिजन। तो हमने लिख दिया इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कॉलिजन एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जस्ट आफ्टर द कॉलिजन। तो आपने नोटिस किया कि मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व व्हाटएवर इज द टाइप ऑफ कॉलिजन। एग्जैक्टली सर। अब बच्चों नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट। अब लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या होता है उसके बारे में बात करें। और बच्चों कोलिजन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चीज़ को समझना। बच्चों जब भी दो बॉडी कोई टकरा रही हैं, अगर उनका फिजिकल कॉन्टेक्ट हो गया तो आपको मालूम है नॉर्मल फोर्स लगेगी। बच्चों जो दोनों बॉडीज पर नॉर्मल फोर्स जो लग रही है, उन दोनों नॉर्मल फोर्स के बीच में अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं उन दोनों को ज्वाइन करते हुए, तो जो वो लाइन होगी उस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो बच्चों दोनों नॉर्मल फोर्स जिस लाइन पे लाई करते हैं उसको कहते हैं लाइन ऑफ इंपैक्ट।
और बच्चों जब भी अपने को कोई वेलोसिटी कंसीडर करनी होती है, जो अपन ने जस्ट इससे पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन पढ़ी, उसमें वेलोसिटीज हमेशा वही होती है जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग होगी। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो बॉडीज हैं, बॉडी 1 एंड बॉडी 2। इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u2। बच्चों u1 मान लेते हैं u2 से बड़ी है। अगर u1 इज मोर देन u2 तो उस केस में कोलिजन होगा। जैसे कोलिजन हुआ तो क्या u1 वाले पे फोर्स का लगा पीछे बिकॉज ऑफ u2, एंड u2 पे फोर्स का लगा आगे बिकॉज ऑफ u1। क्या बच्चों इन फोर्सेस को जब मैंने एक लाइन से ड्रॉ करा, ये जो लाइन बनी इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अब बच्चों यहाँ पर एक वर्ड और लिखा हुआ है, लाइन ऑफ मोशन। बच्चों लाइन ऑफ मोशन का मतलब ये हुआ जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, क्या मोशन का डायरेक्शन भी वही होता है? इसका मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन विल प्रोवाइड द लाइन ऑफ मोशन। जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में लाइन ऑफ मोशन भी। तो बच्चों अगर लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ मोशन एंड लाइन ऑफ इम्पैक्ट अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो उसको कहते हैं हेड ऑन कोलिजन। क्या कहते हैं? हेड ऑन कोलिजन। क्या सर इसको वन डायमेंशनल कोलिजन भी बोल सकते हैं? सर 1D कोलिजन भी कह सकते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने सीखा 1D कोलिजन के बारे में। अब बात करते हैं इसका दूसरा टाइप जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन। बच्चों ऑब्लिक कोलिजन, सर ने यहाँ पर क्या बताया कि लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट एक दूसरे के अलोंग हो तो उसको अपन हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं। एक दूसरे के अलोंग ना हो तो उसको क्या बोल देंगे? ऑब्लिक कोलिजन। इसका एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, ये नोटिस कीजिए। सबसे पहले बच्चों हम लोग कंडीशन यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं कि ये वाला जो बॉडी है वो कौन सी स्टेट पे है? रेस्ट स्टेट। बिल्कुल। और ये वाली जो बॉडी है, लेट अस कंसीडर m1 मास की, ये मूव करते हुए आ रही है इस लाइन के अलोंग। ये इसकी कुछ वेलोसिटी है जिसको मैंने लिख दिया वेक्टर u1। बिल्कुल। बच्चों अपने को अच्छे से पता है कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट करती है। तो बच्चों ये m1 इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है। तो m1 अगर इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा है या इसकी वेलोसिटी इस लाइन के अलोंग है, तो ये वाली जो रेड कलर की डॉटेड लाइन है वो क्या बता रही है हमको? लाइन ऑफ मोशन। ये हमारे को लाइन ऑफ मोशन बता रही है। इसको मैंने लिख दिया LOM, दैट इज लाइन ऑफ मोशन। अब बच्चों थोड़ी देर बाद जब ये दोनों आपस में टकराएंगी, ये तो रेस्ट पे है, ये पास आ रही है तो थोड़ी देर बाद इससे टकराएगी। तो बच्चों जब ये टकराएंगी तो इनके बीच में कोलिजन कुछ इस तरह का होगा। ठीक है। अब बच्चों जब ये आपस में टकराई है तो ये है इसका कॉन्टैक्ट पॉइंट। और हम जानते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। तो अगर ये दोनों फिजिकली कोलाइड कर रही हैं तो बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्ट बच्चों मान लेते हैं ये m1 है और ये m2 है। और नोटिस कीजिए बच्चों लाइन ऑफ मोशन पहले ये डायरेक्शन थी, है ना, ये लाइन ऑफ मोशन थी, ये मैंने इस तरह से आगे एक्सटेंड कर दी है। तो बच्चों नॉर्मल रिएक्शन, m1 ने m2 पे नॉर्मल लगाया नीचे तो m2 ने m1 पे नॉर्मल लगा दिया ऊपर, क्योंकि to every action there is an equal and opposite reaction। तो बच्चों नॉर्मल रिएक्शन जिस लाइन के अलोंग लग रहा है, ये वाला, आई मीन फोर्स जिस लाइन के अलोंग लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। और ये है हमारे पास लाइन ऑफ मोशन। अब नोटिस कर रहे हैं बच्चों लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के बीच में कोई ना कोई एंगल है। और अगर यहां पर इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एंगल है तो इसका मतलब ये वाला जो कोलिजन होगा वो कैसा होगा? ऑब्लिक कोलिजन। और जब ये एक दूसरे के अलोंग होंगे तो वो क्या होगा? हेड ऑन। बिल्कुल। अब बच्चों यहां पर एक सबसे अच्छी बात जो हमको ध्यान रखनी है कि वेलोसिटीज की अगर बात करें, इन जनरल हम लोग केवल और केवल ऑब्लिक की बात कर रहे हैं क्योंकि हेड ऑन कोलिजन में तो ये बड़ी आसान होती है। Exactly। मैं ऑब्लिक कोलिजन की बात कर रहा हूं। बच्चों मानकर चलिए टकराने के जस्ट पहले अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो इसकी वेलोसिटी कितनी थी? u1। टकराने के जस्ट पहले। तो बच्चों इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। एग्जैक्टली। अगर इसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट करूं तो बच्चों ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? u1 cos थीटा और ये होगा u1 sin थीटा। बच्चों सोच कर देखिए कि कोलिजन के दौरान इनमें से कौन सा कंपोनेंट अफेक्ट होगा? u1 cos थीटा। रीजन? सर बिकॉज उसी के अलोंग फोर्सेस लग रही है। यस, और हमने ये चीज सीखी है बच्चों कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन के मोमेंटम में चेंज आएगा या उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी में चेंज आएगी। तो ऑब्जर्व कीजिए बच्चों फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है तो इसी डायरेक्शन वाली वेलोसिटी वहां पर अफेक्ट होगी, दैट इज u1 cos थीटा। जबकि u1 sin थीटा इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है तो ये वाली वेलोसिटी पे अफेक्ट नहीं होगा। एंगल 90 डिग्री है। बिल्कुल। तो बच्चों हमेशा आप ध्यान रखें कि हमेशा हमें वेलोसिटी या वेलोसिटी का वही कंपोनेंट कंसीडर करना होता है जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग होता है क्योंकि फोर्स उसी डायरेक्शन में प्रेजेंट होता है। बिल्कुल सर। तो बच्चों यहाँ पर अपन ने वेलोसिटीज के बारे में सीख लिया, कौन सी वेलोसिटी अपने को कंसीडर करनी है। अब इसका क्या यूज आएगा वो आगे देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट टर्म है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। सर क्या इसको न्यूटन्स लॉज ऑफ कोलिजन भी बोल सकते हैं? बिल्कुल सर, आपने कह दिया तो बिल्कुल 100% बोलेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। बिल्कुल सर। तो नेक्स्ट है इसके अंदर द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ इंपल्स ऑफ रेस्टिट्यूशन। बच्चों इंपल्स ऑफ रेस्टिट्यूशन मतलब जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगी थी उसका इंपल्स टू दैट ऑफ द डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल e। तो बच्चों इंपल्स ऑफ रिकवरी या इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन
तो जो रिफॉर्मिंग फोर्स थी उसका इंपल्स कैसे नोट करते थे, इंटीग्रेशन ऑफ आर डी टी, और जो डिफॉर्मिंग फोर्स थी उसका इंपल्स क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ डी डी टी। तो बच्चों इन दोनों का जो रेशियो है इसी को क्या कहेंगे अपन, ई या फिर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। बच्चों एक बात ध्यान रखना, क्या एफ ये फोर्स है और ये dt टाइम है, इसका मतलब इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है इन टर्म्स ऑफ ग्राफिकल मीनिंग, इसका मतलब फोर्स टाइम ग्राफ डिफॉर्मेशन का, फोर्स टाइम ग्राफ डिफॉर्मेशन का, अगर मैं उन दोनों के एरिया का रेशियो भी ले लूंगा तब भी क्या आ जाएगा, ई कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। बिल्कुल सर। अब देखिए बच्चों, वैसे तो हम लोग ये एक्चुअल में डेफिनेशन ये होती है, पर हमें इसका जनरली यूज नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चंस के दौरान हम लोग इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखते हैं। ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने क्या लिखा हुआ है, E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट। बच्चों हम लोगों ने सबसे पहले एक लास्ट वर्ड ऐड किया हुआ है, दैट इज लाइन ऑफ इंपैक्ट। बच्चों लाइन ऑफ इंपैक्ट हम लोगों ने क्यों लिया है, क्योंकि इसकी बात अपन पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि वही वेलोसिटी या उसका कंपोनेंट अफेक्ट होगा जो लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग होगा, इसलिए लाइन ऑफ इंपैक्ट हमने लिया है। अब लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो बच्चों आपको सर ने भी बताया था, हम लोगों ने प्रीवियस डायग्राम में भी डिस्कस किया था कि बिफोर कॉलिजन अगर हम लोग सेम डायरेक्शन की बात करें, कंडीशन क्रिएट करते हैं, तो ये था यूए और ये था यूबी, कौन सा ज्यादा था बच्चों, यूए, तभी इनके बीच में कॉलिजन होगा। कॉलिजन होने के बाद बच्चों ये A है और ये कौन सा है B। कॉलिजन होने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई VB और ये हो गई VA। तो अब VA छोटा हो गया किससे, VB से। तो बच्चों यहां पर अगर UA ज्यादा है UB से तो ये क्या पास आ रहे होंगे, exactly, और अगर ये पास आ रहे होंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। और आफ्टर द कॉलिजन अगर ये बड़ा है ये छोटा है, ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, हाँ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटीज ऑफ सेपरेशन। तो बच्चों वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अगर मुझे लिखना हो तो कौन सी बड़ी वैल्यू है, VB, छोटी कौन सी है, VA। तो हमारे पास आंसर आएगा VB माइनस VA। और यहां पर देखें तो इसमें बड़ा कौन सा है, UA, छोटा कौन सा है, UB, तो ये होगा UA माइनस UB। तो E की वैल्यू बच्चों अगर हम लोग इस तरह से लिखें तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन सर ने बताया VB माइनस VA अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगी, UA माइनस UB। और बच्चों बाहर क्या लगा हुआ है इनका, मॉड्यूलस, बिकॉज E जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। इसकी वैल्यूज के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे, पर फिलहाल सिर्फ एक डेफिनेशन लिखी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच अलोंग। सर जैसा आपने यहाँ मॉड लगा रखा है, इसका मतलब इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगी। बिल्कुल सर, हमेशा पॉजिटिव होगी। और ये वैल्यू हमेशा सर इन जनरल अपन बात करें तो 0 और 1 या उनके बीच में होती है। अगर सर कोई कंडीशन ऐसे एक्सट्रीम कोई कंडीशन हो सकती है 1 से बड़ी हो जाए, हाँ सर, हम लोग जब ब्लास्ट के केसेस लेते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन की वजह से एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हो रही है, तो वहां पर हम लोग 1 से ज्यादा लेते हैं या कुछ ऐसे केसेस बनते हैं। पर हमें जो इस चैप्टर में डिस्कस करना है उसमें हमें या तो 0 होगा या 1 होगा या इनके बीच में होगा। थैंक यू सर। और सर यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का कई बार बच्चे बोलते हैं कि इनका अगर पूछें तो E की वैल्यू का क्या सिग्निफिकेंस है, तो इसका हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि विद द वैल्यू ऑफ E हम लोग कॉलिजन के टाइप का पहचान सकते हैं। बिल्कुल सर। तो बच्चों देखिए एक हम लोग छोटा सा एग्जांपल कंसीडर कर ले, मानकर चलिए 2-3 तरह की बॉल ले लेते हैं। बच्चों आप नोटिस कीजिए, एक होती है टेनिस बॉल, एक होती है क्रेजी बॉल जो बहुत ज्यादा जंप करती है, हम सभी ने देखी है। एक बच्चों मानकर चलो कि आटा जो गुथा हुआ है उसकी बॉल हम लोगों ने कंसीडर कर। बच्चों इन तीनों बॉल्स को अगर एक कॉमन सरफेस पे हम लोग गिराएं, कोलाइड करें, ड्रॉप कर दिया, बिल्कुल ड्रॉप कर दें, उनको कॉमन सरफेस पे गिराएं, तो बच्चों आप नोटिस करते हैं कि जो क्रेजी बॉल होती है वो जब हम लोग गिराएंगे तो टकराने के बाद ऑलमोस्ट उसी हाइट तक, हाँ। टेनिस बॉल को गिराएंगे तो सरफेस से टकरा के आएगी ऊपर उछल के, पर क्रेजी बॉल के रिस्पेक्ट में कम हाइट नीचे होगी, हाँ। और आटे की बॉल का क्या होगा बच्चों, चिपक जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि E की वैल्यू जो है वो इस बात पर भी डिपेंड करती है कि जो दो सरफेसेस आपस में कोलाइड कर रही है उनका नेचर कैसा है। क्योंकि जो चिपक गई तो उनके पास तो फिर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हुआ ही नहीं। बिल्कुल सर, ठीक है। और जो क्रेजी बॉल है वो टकरा के बहुत ऊपर तक आ गई, मतलब जहां से फेंका था ऑलमोस्ट, तो इसमें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन सबसे ज्यादा है। टेनिस की बॉल टकरा के जो आई वो क्रेजी बॉल के रिस्पेक्ट में कम हाइट तक आई, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वहां पर है सरफेस और बॉल के बीच में, पर क्रेजी बॉल के रिस्पेक्ट में कम है। तो जैसे जैसे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन की वैल्यू अलग अलग एग्जांपल्स में हम लोगों ने अलग अलग कंसीडर की, तो उस केस में E की वैल्यू भी अलग अलग होगी, जो ये डिफाइन करेगा कि उनके बीच में कोलिजन का नेचर कैसा है। एग्जैक्टली सर। तो बच्चों अब इसका एग्जांपल की बात कर रहे हैं, तो अपन किसी का एग्जांपल कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू को कैसे पुट अप करें, कैसे लिखा जाए। एग्जैक्टली सर। तो यहाँ पर अपन इसको बॉडी A मान लेते हैं, ये बॉडी B, आफ्टर कोलिजन ये बॉडी A और ये बॉडी B। बच्चों ये जो वेलोसिटी देखिए, ये इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी A है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी B है, और यहाँ पर सिमिलरली फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी A एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी B।
बच्चों अपन ने फॉर्मूला क्या सीखा था, E इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ VB माइनस VA वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच UA माइनस UB। बच्चों एक चीज बताओ, वहां पर सर ने एक चीज पे स्ट्रेस दिया था अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो पहले चेक करो इसमें वैल्यूज पुट करने से पहले कि सारी वेलोसिटीज अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट है या नहीं है। क्या इनका जो कोलिजन होगा वो बिल्कुल हेड ऑन हो रहा है? अगर आप हेड ऑन हो रहा है तो 100% ये दोनों यहाँ कोलाइड होंगी और इनका लाइन ऑफ इंपैक्ट ऐसा हॉरिजॉन्टली बन रहा है और सारी वेलोसिटीज अलोंग दैट हॉरिजॉन्टल लाइन ही है। इसका मतलब टेंशन की अब कोई बात नहीं है। तो बच्चों UA UB सारी वैल्यूज है, इनको यहाँ पर पुट कर देते हैं और सर विद द डायरेक्शन प्लेस, विद डायरेक्शन एग्जैक्टली सर, इसके अपन ने वेक्टर लगाया है सर। ठीक है, बिल्कुल। तो सर VB की वैल्यू हो गई 7 I कैप आगे जा रहे हैं। बिल्कुल सर, तो 7 I कैप। VA दैट इज अगेन 4 I कैप, तो माइनस 4 I कैप अपॉन UA इज 5 I कैप, फिर माइनस का साइन, फिर माइनस का साइन एंड अगेन माइनस, बैकवर्ड है तो एग्जैक्टली सर, माइनस 5 I कैप। तो बच्चों यहां से जो अपने पास आंसर आएगा, ऊपर आएगा 3 I कैप मॉड में अपॉन मॉड में 5 I कैप प्लस 5 I कैप 10 I कैप। अब बच्चों मॉड है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड लेना है 3/10। तो जो आंसर आया वो आया 0.3, दैट इज बिटवीन 0 एंड 1। सर बच्चों को एक छोटा सा एग्जांपल ये भी बता दीजिए कि अगर ये हेड ऑन नहीं होता तो क्या होता, ऑब्लिक होता, तो अपन एक ऐसी कॉमन एग्जांपल लेंगे। एग्जैक्टली सर, ठीक है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, सर ने बहुत अच्छी बात बोली है, रीजन बीइंग ओनली टू मेक यू अंडरस्टैंड लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस पार्ट को बच्चों पूरा रब कर देता हूं ताकि तुम्हें और क्लियर हो जाएगा, तो ध्यान दो बच्चों। यहां पर अगर मैं एक बॉल कंसीडर करता हूं जो आ रही है अगेन 5 मीटर पर सेकंड से, यहां पर एक और बॉल है जो इधर आ रही है 5 मीटर पर सेकंड। चेक करिएगा दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के आमने सामने नहीं है। जब ये यहां टकराएंगी तो टकराते वक्त इनके बीच का कुछ ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। बिल्कुल सर। बच्चों अगर मैं लाइन ऑफ एक्शन की बात करूं तो उस केस के अंदर लाइन ऑफ इंपैक्ट जो होगा वो इस लाइन के अलोंग होगा, बिकॉज नॉर्मल फोर्सेस इस लाइन पे ही होंगी। बिल्कुल सर। इसका मतलब यही लाइन अगर मैं इसको वापस ड्रॉ कर देता हूं तो यहां पर ये वाली पूरी लाइन अपनी लाइन ऑफ इंपैक्ट है। अगर ये रेड लाइन ऑफ इंपैक्ट है तो सोच के देखो, टकराने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी थी इधर 5 मीटर पर सेकंड। बच्चों इस एंगल को मैंने थोड़ी देख लिया, थीटा मान लिया, और इसकी भी वेलोसिटी कितनी थी 5 मीटर पर सेकंड टकराने से जस्ट पहले, और ये एंगल भी थीटा हो गया बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल, जैसा संडे बोला। तो बच्चों मेरे को जब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लगाना होगा, क्या ऐसे मेरे को वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ही मिलेगा? उस केस में मैं डायरेक्टली 5 और 5 नहीं रख सकता, बिकॉज 5 और 5 इस बार अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट नहीं है। तो बच्चों मुझे इनके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, और तो वो वाले कंपोनेंट जो लाइन ऑफ इंपैक्ट पे अलोंग होंगे। तो बच्चों इनके जो कंपोनेंट्स आएंगे, क्या इसका कंपोनेंट इसके अलोंग यहां पर 5 cos थीटा वो आएगा, यहां लिख देता हूं मैं 5 cos थीटा, और इसका जो कंपोनेंट है वो इसके अलोंग वापस आएगा 5 cos थीटा अगेन। तो बच्चों क्या ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं? साफ दिखाई दे रहा है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऐसा कुछ होगा। मान लो टकराने के बाद एक पार्टिकल इधर गया, दूसरा पार्टिकल इधर कहीं गया, तो वापस अपने को चेक करना है कि अलोंग द लाइन ऑफ इंपैक्ट उनकी वेलोसिटीज क्या होंगी, उसके अलोंग की वेलोसिटी लेनी है और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखनी है। बिल्कुल सर, थैंक यू सर।